उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर कल वोटिंग होगी और उत्तराखंड की 5 सीटें भी शामिल है, यानी कि 13 सीटों का हिसाब किताब लेखा जोखा हम आपके सामने रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 4 और सीटें बची है और उन सीटों पर क्या इक्वेशन है, जातिगत समीकरण क्या है। और इस बार चूंकि बीजेपी मिशन 80 के तहत चुनाव लड़ रही है तो सबसे बड़ी चुनौती फर्स्ट फेज में बीजेपी के सामने। लेकिन बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री से लेकर के गृह मंत्री, तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, उन्होंने प्रचार प्रसार में ताकत झोंक दी। रुचि वीरा को दिया गया टिकट। मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत ही नाटकीय अंदाज से रुचि वीरा को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया, लेकिन बाद में यह भी कहा गया कि फिर से एसटी हसन को प्रत्याशी बनाने की सोच रहे थे अखिलेश यादव, लेकिन फाइनली बात नहीं बनी और रुचि वीरा यहां के प्रत्याशी हैं और उनके विवादित बोल भी सामने आ चुके हैं। तो इन सबके बीच आज की रात जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोलबंदी की रात होती है। आज अपने मतदाताओं तक पहुंचने की भी जो दूसरे तरीके से कोशिश होती है। कल सुबह वोटिंग होगी, कल सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रण में कौन विजय हुआ है, जनता किसके पक्ष में है, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन बीजेपी कम से कम ताकत झोंकती हुई दिखाई दी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इन 8 सीटों पर मैदान में कौन कौन किन किन लोगों के बीच मुकाबला है। पहले चरण की जिन 8 सीटों पर वोटिंग है, वहां के उम्मीदवारों की दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। अभी तक सभी अपनी जीत के दावे करने में लगे थे, लेकिन अब परीक्षा का असली वक्त है। पश्चिमी यूपी की जिन 8 सीटों पर मतदान होने वाले हैं, उनमें सहारनपुर में बीजेपी ने राघव लखनपाल को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस से इमरान मसूद प्रत्याशी है। वहीं बीएसपी से माजिद अली को मैदान में उतारा गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के हाजी रहमान ने बाजी मारी थी। मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी ने एक बार फिर संजीव बालियान को उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी के संजीव बालियान ने बाजी मारी थी। कैराना सीट पर बीजेपी ने प्रदीप चौधरी तो समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीएसपी ने श्रीपाल राणा को मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदीप चौधरी ने जीत हासिल की थी। बिजनौर में आरएलडी के चंदन चौहान मैदान में है। समाजवादी पार्टी से दीपक सैनी और बीएसपी से विजेंद्र सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। 2019 में बीएसपी के मलूक नागर चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वो बीएसपी छोड़ आरएलडी में चले गए हैं, जिसका गठबंधन बीजेपी से है। नगीना लोकसभा सीट से बीजेपी से ओम कुमार तो सपा से डॉक्टर मनोज कुमार मैदान में है। वहीं बीएसपी से सुरेंद्र सिंह और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर उम्मीदवार हैं। 2019 में यहां बीएसपी के गिरीश चंद ने बाजी मारी थी। मुरादाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने कुंवर सर्वेश सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं सपा ने रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी ने इरफान सैफी को उम्मीदवार बनाया है। 2019 के चुनाव में सपा के एसटी हसन यहां से विजयी रहे थे। पीलीभीत से बीजेपी के जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा गया है। सपा ने भगवत शरण गंगवार तो बीएसपी ने अनीश बाबू खान को उम्मीदवार बनाया है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के वरुण गांधी ने बाजी मारी थी। आजम खान के गढ़ माने जाने वाले रामपुर से बीजेपी ने घनश्याम लोधी को उतारा है। सपा ने मोहिबुल्लाह नदवी और बीएसपी से जीशान खान को प्रत्याशी बनाया है। 2019 में यहाँ से सपा के आजम खान ने चुनाव जीता था। जिन 8 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होने हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इनमें से सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई थी। बाकी 5 पर उसे हार का मुंह देखना पड़ा था। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा और बीएसपी का गठबंधन था, लेकिन इस बार दोनों ही दल अलग अलग ताल ठोक रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय लोकदल ने इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। 4 जून को ये पता चलेगा कि इस बार इन 8 सीटों पर किसका सिक्का चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चले तो अलग अलग सीटों पर क्या रणनीति तमाम दलों की रही है और वहां पर किसे एज मिला, किस तरह से चुनाव प्रचार आगे बढ़ा, इस पर बातचीत करने के लिए तमाम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। 2 और पत्रकार जुड़ गए हैं। अनमेंद्र कमल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीलीभीत से जुड़ गए हैं और हमारे साथ मुजफ्फरनगर के हाल बताने के लिए अनिल जी हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, यहां पर क्या आपको लगता है कि पिछली बार की तरह मुकाबला है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं और उन्हें फिर से प्रत्याशी बनाया गया है, 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं, यहां पर बीजेपी कंफर्टेबल दिखाई देती है या फिर इनको चुनौती मिल रही है? अनिल जी, आपको आवाज मिल रही है? नाम गलत है। चलिए अनिल जी तक ऐसा लग रहा है।
ठीक है। अरविंद्र जी, ये पीलीभीत को लेकर के लड़ाई कैसी है? पीलीभीत की अगर हम बात करें तो पीलीभीत में कहा जा रहा है वरुण गांधी चूंकि इस बार मैदान में नहीं है तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, इसलिए प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री कई बार जा चुके हैं वहां पर प्रचार करने के लिए, और वहां पर अखिलेश यादव भी गए चुनाव प्रचार करने के लिए। तो पीलीभीत की लड़ाई कैसी दिख रही है? देखिए, ऐसा पहले बात हो रहा है कि करीब 30 साल तक यहाँ पर गांधी परिवार का कब्जा रहा। जैसे कि अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की मतलब लंबे समय से इन दोनों सीटों पर ये होती रही। अभी पिछली बार जो है राहुल गांधी हार गए थे। उसी तरह से पीलीभीत सीट है, यहाँ से मेनका गांधी मेरा ख्याल कि 96 में और 98 के बाद में दिल्ली भी कोई सीट से जीती और उन्होंने अपनी चश्मो चराग राहुल गांधी के लिए पिछली बार सीट छोड़ दी थी। राहुल भी 2 बार सीट से जीतकर दिल्ली की जगह आसान किए और बंपर वोटों से जीते। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया है, तो इसको लेकर कहीं न कहीं मेनका गांधी भी आहत है। इसकी अभिव्यक्ति भले न की जा रही हो, और वरुण गांधी तो बिल्कुल इस सीट को नहीं छोड़ना चाहते रहे होंगे, लेकिन पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आए जतिन प्रसाद को जो कि राज्य में कैबिनेट मंत्री भी हैं राज्य सरकार में, उनको मैदान में उतारा है। और समाजवादी पार्टी ने कद्दावर नेता जो बरेली के हैं, वो विधायक भी रहे, 2 बार मंत्री रहे, भागवत शरण गंगवार को उतारा है, क्योंकि यहाँ पूर्वी वोट भी बहुत सारा है। और सबसे दिलचस्प यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर अनीस फूल बाबू को उतारा है। करीब 17% जो है अनुसूचित जाति के वोट है, और इस सीट पर 25% मुस्लिम वोट है। तो फूल बाबू अपनी जनसभा में ये भी कह रहे हैं कि गांधी परिवार का लंबे समय तक कब्जा रहा है इस सीट पर, लेकिन जो जमीनी समस्याएं हैं उनका हल नहीं होगा, और इन दोनों को बाहरी बता रहे हैं, जतिन प्रसाद को भी और भागवत शरण गंगवार को भी। तो यहाँ इसे मतलब पीलीभीत जनपद की लंबे असर जो समस्या है वो मानव और वन्य जीवों की संघर्ष की है। कभी बाघों का हमला, कभी भालुओं का हमला, फिशिंग का मामला है, बेरोजगारी का मामला है। मतलब कदम गोल्डी का शेर है कि तुम्हारी फायदों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठ हैं और दावा किताबी है। इतने लंबे समय तक गांधी परिवार का इसमें रहा और मेनका गांधी केंद्र में उपस्थित रही, लेकिन जो जमीनी समस्याएं हैं वो हल नहीं हो चुकी। कोई औद्योगिक इकाई यहाँ पर नहीं है। अमरीन जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्या वहां पर समस्याएं खत्म नहीं हुई है, ये मसला रहा, या फिर वरुण गांधी की जो जुबान थी, जो बयानबाजी वो कर रहे थे, बीजेपी को अनकंफर्टेबल कर रहे थे, इसलिए उनका टिकट काटा गया? जल्दी से सर जवाब। हाँ, नहीं, बिल्कुल वजह यही है कि वरुण गांधी तमाम अपने जो उनकी तकरीरें हो रही है लोगों के बीच, उसमें भारतीय जनता पार्टी पर ही उठाई। लेकिन तस्वीर का मतलब दूसरा पहलू ये भी है इस सीट पर कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जनसभा की और योगी आए, जो सरकार की तमाम सारी योजनाएं हैं उसको भी तरीके से क्रियान्वित किया गया है। मान लीजिए जैसे मुफ्त राशन है वो गरीबों को मिल रहा है, उनका पेट भर रहा है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड जो है गरीबों को बना है, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में है। सरकार के पास गिनाने लायक और तमाम चीजें हैं। राम मंदिर जी ठीक है अमरीन जी, मैं लौटता हूं आपके पास। विशाल शाह के हमारे साथ, विशाल शुक्ला माफ कीजिएगा, विशाल शुक्ला जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुरादाबाद से मौजूद हैं। विशाल जी, ये मुरादाबाद वाली सीट पर क्या समाजवादी पार्टी 2 धड़ों में बट गई है? वहां पर दिक्कत है समाजवादी पार्टी के लिए, और ये दिक्कत से क्या बीजेपी कंफर्टेबल आपको दिखाई दे रही है? देखिए, शुरुआत में जब टिकट काटा गया, सिटिंग एमपी का सपा ने काटा, तो उसके बाद काफी विस्फोटक स्थिति थी, लेकिन उसमें कुछ डैमेज कंट्रोल हुआ है अगर देखा जाए। लेकिन अभी भी एक धड़ा नाराज है सपा का, और उसका यकीनन नुकसान हो रहा है सपा को, और उनको भी पूरी तरह मना नहीं पाए। क्योंकि कल अखिलेश यादव जी की जनसभा थी यहाँ मुरादाबाद में, तो उन्होंने मन से कहा कि हम उनसे एसटी हसन जी को रामपुर से लड़ाना चाहते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन अब वो चुनाव में जुटे और रुचि वीरा जी को जिताएं। लेकिन उनका इससे पहले उनका स्टेटमेंट आया था एसटी हसन का कि जब तक अखिलेश जी मुझसे नहीं कहेंगे, बुलाएंगे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उनके लिए प्रचार भी नहीं करूंगा, प्रचार किया भी नहीं उन्होंने। तो ये स्थिति बनी है। तो फायदा नुकसान कितना होता है ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि सपा में अंदर खाने सब कुछ अच्छा नहीं है।
लगातार 5 साल एमपी रहने के बाद किसी का अगर टिकट कटता है तो फर्क पड़ता है, वो ये दिखाई पड़ रहा है। नहीं, लेकिन विशाल जी ये भी समझना पड़ेगा कि एसटी हसन साहब का जो फैन फॉलोइंग है, उनकी जो लोकप्रियता है, उनके जो कार्यकर्ताओं से कनेक्शन है, वो कितना है। अगर कनेक्शन बहुत ज्यादा है, कार्यकर्ताओं के लिए काम किया उन्होंने, कार्यकर्ता को लिए खड़े रहे, तो उनके लिए बाकी लोग भी खड़े रहेंगे। ऐसी सिचुएशन है वहां पर, या फिर एसटी हसन सिर्फ एक सांसद थे, सांसद के तौर पर काम किया और उनकी जो लोकप्रियता है कार्यकर्ताओं में, कैडर में बहुत ज्यादा नहीं है। क्या स्थिति है वैसे? नहीं, लोकप्रियता देखिए बहुत स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति हैं और डॉक्टर हैं पेशे से, कम पैसे में बहुत ना के बराबर फीस लेके इलाज करते हैं, उनकी छवि अच्छी है, ऐसी कोई वो नहीं है। फैन फॉलोइंग की जहां तक बात है, देखिए जब चुनाव होता है तो अगर वोट की बात आती है तो पार्टी लेवल पे वोट जाता है। अब वो कितना वोट उनके साथ, आप ये नहीं कह सकते कि उनके साथ लोग नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मतदाता क्या रुझान करेगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि उनकी फैन फॉलोइंग नहीं है। लेकिन मतदान के दिन दूसरी स्थिति होती है। मतदाता अगर वोट करता है वो सिंबल देखता है, पार्टी प्रत्याशी ना देख के। मैंने आपने भी देखा होगा कई चुनाव में लगातार कि आप लड़ाई प्रत्याशी की ना होके फिर वो हो जाती है पार्टी की, तो फिर वो कितना वोट इधर रोक सकते हैं या देने से मतलब डलवा सकते हैं कहीं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अनिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, बीजेपी के लिए क्या मुजफ्फरनगर सीट कंफर्टेबल दिखाई देती है, क्योंकि यहां से 2 बार से संजीव बालियान जीत रहे हैं, और क्या लगता है कि हैट्रिक लगाने में वो कामयाब रहे, क्योंकि उन पर भरोसा भी है, बड़ा कद भी केंद्र में भी रहा, और जो आरएलडी के साथ गठबंधन हुआ उसके बाद क्या आपको लगता है कि यहां पर स्थिति जो है वो बीजेपी के फेवर में है? देखिए, शुरुआत में जब चुनाव शुरू हुआ था उस समय ये कंफर्टेबल स्थिति लग रही थी, और आरएलडी के गठबंधन के बाद तो चुनाव ही नहीं लग रहा था। लेकिन आज स्थिति चुनाव की है। इसका कारण मुख्य रूप से ये है कि इस बार चुनाव में धर्म पर जातियां हावी हैं। जैसे राजपूत समाज ने पंचायत करके घोषणा की संजीव बालियान जी के विरोध की, इसी तरह से त्यागी समाज ने अपने प्रत्याशी को खड़ा किया, एक विरोध वो भी है। एक बहुजन समाज पार्टी ने इस बार प्रजापति जी को उम्मीदवार बनाया, दारा सिंह जी को। वो खुद प्रजापति समाज के हैं, तो प्रजापति समाज भी अपने प्रत्याशी को वोट दे रहा है। जो दलित समाज का एक बड़ा वर्ग पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को मिला था सपा बसपा गठबंधन के बावजूद भी, वो इस बार बड़ी तन्मयता से मायावती जी को फिर स्थापित करने के लिए वोट कर रहा है। इन परिस्थितियों के चुनाव फंसा हुआ है, त्रिकोणीय चुनाव है, और उतना सहज इस बार नहीं है जैसे 2014 की स्थितियां थी या पिछले चुनाव में एज में स्थिति थी, वो अब के नहीं है, चुनाव है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार चुनौती है संजीव बालियान के सामने? इस बार चुनौती बहुत कठिन है। अगर जो अभी तक जातीय ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है, कल मतदान के समय भी अगर ये जातीय स्थिति रही तो संजीव जी को दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, अमरेंद्र जी, पीलीभीत को लेकर के कहा जाता है वरुण गांधी के समर्थकों की संख्या अच्छी खासी है, और इसीलिए प्रधानमंत्री की जो चुनावी सभा है वहां पर तय की गई कि अगर कोई नाराजगी मैं कह रहा हूं तो उसे खत्म किया जा सके। आपको लगता है कि अगर कोई नाराजगी है तो अब कम से कम संगठन के लोग और जो नाराजगी है, जो वरुण गांधी के समर्थक हैं, वो मना लिए गए? अटक गया ना, देखो बंद कर दो। संख्या 25% है। अगर मुस्लिम मतदाता बढ़ते नहीं है तो भगवत शरण गंगवार भी राह आसान हो सकती है, और अगर मुस्लिम मतदाता बढ़ेंगे तो जतिन प्रसाद का जीतना जो है वो संभावित लगता है। लेकिन पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सीट पर त्रिकोणात्मक संघर्ष है, यानी कि बसपा के पूर्व बाबू हनीश जी और भगवत शरण जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो बरेली के कद्दावर नेता है। तो खाली पार्टी का मुद्दा उतना गर्म नहीं है, जमीनी समस्याओं का दरअसल राम मंदिर निर्माण, धारा 370, ये सब चीजें जो है वो बीजेपी सरकार मतलब बीजेपी के चुनाव में ये चीजें ड्राइव कर रही है, और उसका असर यहाँ लोगों पर है। मोदी की जनसभा हुई, बेशक उसमें बड़वादी नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि एन प्रकारेण अभी भाजपा इन लोगों की तुलना में उसका बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। ठीक है, कल दोपहर बाद ये पता चलेगा कि अगर मुस्लिम मतदाता भी करते हैं, जैसा कि मायावती ने यूपी की तमाम सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करके समाजवादी पार्टी की राय तब्दीली कर दी है, चाहे वो सहारनपुर सीट हो, चाहे मुजफ्फरपुर। उन्होंने जाति समीकरणों के आधार पर, जैसे उन्होंने
अभी जिक्र कर रहे तानेदार साहब, मुजफ्फरनगर में उन्होंने तारा सिंह प्रजापति को खड़ा कर दिया। उनका करीब प्रजापति को 1.5 लाख वोट है, 4 लाख वोट दलित समाज के हैं। बिल्कुल, तो बीएसपी ने कुछ सीटों पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी की है, कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी की है, और बीएसपी पर कई तरह के आरोप लगते रहे। ज्योतिलाल शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नगीना से मौजूद हैं, नगीना का हाल बताने के लिए। ज्योतिलाल शर्मा साहब, यहां पर स्थिति क्या देखते हैं आप? पिछले बार के चुनाव जैसी स्थिति तो नहीं है, डेडली कॉम्बिनेशन नहीं है, डेडली गठबंधन नहीं है, तो ऐसे में यहां पर कौन एज रखता है? देखिए, यहाँ जो मुकाबला हो रहा है बड़ा दिलचस्प हो रहा है। अगर हम और सीटों की बात करें उसके कंपैरिजन में नगीना लोकसभा में बड़ा रोचक मुकाबला हो रहा है, और रोचक मुकाबला इस वजह से हो गया कि यहाँ आजाद समाजवादी पार्टी से चंद्रशेखर मैदान में है, और चंद्रशेखर मैदान में जो टीनेजर है, जो दलित टीनेजर मतदाता है, ये सीट मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मुस्लिम और दलित बहुल्य सीट है, और इस सीट का ये अपना अलग ही इतिहास रहा है। ये बड़ा रोचक मुकाबला चल रहा है, और यहाँ पर जो आजाद समाजवादी पार्टी के चंद्रशेखर है, वो उसके मैदान में आने से दलित मतदाता काफी संख्या में बड़ी तेजी से उनके साथ जुड़ रहा है। हालांकि यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने सुरेंद्र कुमार को मैदान में उतारा है, वो नया चेहरा है, वो पुरकाजी के आसपास कहीं उन्होंने चुनाव लड़ा था, प्रत्याशी रहे हैं वो विधानसभा में, वो पहली बार यहाँ बिजनौर में आए हैं और यहाँ जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। और समाजवादी पार्टी ने जज है बीआरएस लिया है मनोज कुमार, वो जज है, और भाजपा ने जो यहाँ अपना प्रत्याशी बनाया है वो नेटौर विधानसभा सुरक्षित है, उसके एमएलए हैं, वहां से विधायक हैं, उनको यहाँ चुनाव मैदान में उतारा है। तो इस सीट पर जो मुकाबला है, सुरक्षित सीट है, इस पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो रहा है, और ये अभी अंदाजा लगाना संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि इस पर डिपेंड करेगा इस सीट पर कि दलित मतदाता वो बसपा के कैंडिडेट पे कितना जाता है और चंद्रशेखर पे इसके साथ कितना जुड़ता है। इस पर चंद्रशेखर अपना काम बना सकते हैं या किसका काम बिगाड़ सकते हैं? अपना काम बना सकते हैं, अपना काम बनाने की स्थिति में क्या वो दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर मुस्लिम मतदाता व्यापक पैमाने पर माना जाए, जैसे उनका माना जा रहा है, उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है और दलित मतदाताओं से जुड़ रहा है, दीवानगी के साथ जुड़ रहा है, अगर वो वोट में तब्दील हो जाता, दीवानगी वोट में तब्दील हो जाती है, तो निश्चित रूप से जनादेश उनके पक्ष में जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अब उनके मैदान में आने से जहां जितना और लोग बढ़ रहे हैं, सपा का प्रत्याशी जितना बढ़ेगा और जितना बसपा का प्रत्याशी बढ़ेगा, तो मुकाबला सीधे सीधे चंद्रशेखर और ओम कुमार जी के बीच में जो भाजपा के होता जा रहा, ऐसे में मजबूती भाजपा प्रत्याशी को मिलेगी, ऐसी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मुकाबला कुल मिला करके जैसे ही दीवानगी बढ़ती जा रही है चंद्रशेखर की, उसमें मुकाबला भाजपा और चंद्रशेखर के बीच में ज्यादा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि और नेताओं के जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी की कई सभाएं यहाँ हुई है, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी गाजियाबाद में करके गए हैं, नेटौर में उन्होंने मीटिंग की अखिलेश जी ने, और मायावती जी ने हालांकि उन्होंने नगीना में की, बिजनौर में जनसभा की थी, नगीना क्षेत्र के मतदाताओं को, जो उनके कार्यकर्ताओं को बिजनौर बुलाया था। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि सभी नेताओं की निगाह, जो बड़े नेता है राष्ट्रीय स्तर के, उनकी निगाह चंद्रशेखर पर टिकी हुई है, और यहाँ जो लोग का जो दीवानगी दिखाई दे रही है वो चंद्रशेखर की पार्टी को लेकर के। ठीक है, लौट रहा हूं। अनिल जी, ये मुजफ्फरनगर सीट को लेकर के आप क्यों कह रहे हैं कि यहां पर बीजेपी के लिए अब उतनी कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं जितनी कंफर्टेबल चुनाव के ऐलान के वक्त थी? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि पिछला चुनाव ठीक है, बहुत मार्जिन से नहीं जीते संजय बालियान साहब, लेकिन 14 में भी जीते, 19 में भी जीते, और इस बार तो आरएलडी के साथ गठबंधन है। तो आपको क्यों लगता है कि यहां पर मुकाबला जो है कांटे का है? आरएलडी के गठबंधन के बाद जिस तरह से एक मैसेज गया है कि एनडीए के द्वारा एक जाति विशेष को अति महत्व दिया जा रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के आधार वोटर जो है अति पिछड़ा, उसमें रिएक्शन की स्थिति है। क्षत्रिय समाज में नाराजगी है अपने कार्डों से, कि चाहे वो उनको टिकट ना मिला हो या वो उपेक्षा मान रहे हो या पुरुषोत्तम रूपाला का बयान हो। अगर ये जातिगत फैक्टर या त्यागी समाज की नाराजगी है, ये जातिगत फैक्टर चूंकि जितने भी बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे, इसलिए भाजपा कठिन संघर्ष में आ रही है। संजीव बालियान यहाँ के बहुत सक्रिय सांसद थे, बहुत विकास कराया है, 2 साल उनका कार्यकाल अच्छा रहा, लेकिन एक
स्वाभाविक रूप से एंटी इनकम्बेंसी भी उनके खिलाफ है, इसलिए मुकाबला है। और सामने जो प्रत्याशी हरेंद्र मलिक है वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, पुराने धुरंधर हैं, बेटा एमएलए है, खुद एमपी रहे हैं, 4-5 बार विधायक रहे हैं, अच्छे में यहाँ मजबूत नेता, इसलिए चुनाव इस बार उतना सहज नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट पर होना चाहिए था। विशाल शुक्ला साहब, ये मुरादाबाद की स्थिति क्या है? क्या यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर जो डिसाइसिव है, जो डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, आपको लगता है कि यहाँ पर मुस्लिम वोटर जो है एक तरफ एक खेमे में जा रहा है? और अगर ऐसा जा रहा है तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किल है? बिल्कुल। अब मतदान का समय आते आते मुस्लिम मतदाता एकजुट होता दिखाई दे रहा है और समाजवादी पार्टी के साथ सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। बसपा, क्योंकि सपा से हिंदू प्रत्याशी, भाजपा से हिंदू प्रत्याशी और बसपा से एकमात्र इरफान सैफी के नाम से एक मुस्लिम प्रत्याशी है, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान खड़ा दिखाई दे रहा है। मुस्लिम मतदाता की सोच कुछ इस तरह से है कि जो भाजपा को के साथ जो फाइट में है हम उसके साथ रहें, और उनका एक टारगेट है कि भाजपा को कैसे हराया जाए। तो मुकाबला काफी कड़ा है, संघर्ष मतलब कांटे का है। ऐसा नहीं कि आसान, कोई ये नहीं कह सकता है, किसी की भी तरफ कुछ भी हो सकता है। अगर हिंदू मतदाता में सेम लगाने में सपा प्रत्याशी कामयाब होती है तो उनके लिए आसान राह हो सकती है। अगर मुसलमान मतदाता जैसा कि भाजपा वाले दावा करते हैं कि वो मुस्लिम मतदाताओं में भी इस बार सेम लगाएंगे, लेकिन ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में जो सोचा जा रहा था कि मुस्लिम मतदाता बढ़ सकता है, अभी तक तो ऐसी स्थिति नहीं बनी। मुस्लिम मतदाता अधिकतम समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है मुरादाबाद में, और काफी क्लोज फाइट दिखाई देने लगी है। पहले तो ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी में क्योंकि उठापटक थी, टिकट कटा था, विरोध ज्यादा था, वो स्थितियां पहले के मुकाबले काफी सुधरी हैं और इससे मुकाबला इस तरीके से। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम वरिष्ठ पत्रकारों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो 8 सीट पर 8 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े और 8 सीट का समीकरण क्या है, मौजूदा स्थिति क्या है, कितना दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, इस पर हमने बातचीत की। लेकिन हम आपसे अपील करते हैं कि वोट जरूर डालिए अपने लोकसभा क्षेत्र में। अगर आपके लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग कल है तो जरूर वोट कीजिए। और हम आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से नॉन स्टॉप लगातार कवरेज जो है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जारी रहेगी और एक